this is Akshagak and these are beautiful channel Math का महात्मा. And on this channel I am teaching you mathematics and these are 6 lecture of real number of class 10. और हमने पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमने सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज़ एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड, और हमने सीखी थी बस 2 नंबर के लिए. आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वही प्रॉपर्टीज़ 3 नंबर के लिए और करने वाले हैं कुछ बढ़िया से वर्ड प्रॉब्लम्स एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, और साथ साथ हम सीखेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक कि हम कैसे पहचानें किस में एचसीएफ निकालना है किस में एलसीएम निकालना है, और साथ साथ करेंगे कुछ अपना बेसिक पार्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको दोबारा रिवाइज करेंगे. तो और साथ साथ समझेंगे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर होता क्या है. तो चलिए, मगर लेकिन अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के इस लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम 3 नंबर के लिए कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. तो अगर हमारे 3 नंबर ए बी सी हैं और अगर उनका एचसीएफ निकालना चाहे तो उनके ऊपर प्रॉपर्टी होती है कि अगर एचसीएफ ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होता है. पहले तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो ए इंटू बी इंटू सी, फिर उसके मल्टीप्लाई करो उसके अंदर किसकी, उन तीनों नंबर के एलसीएम की, फिर उस पूरे को डिवाइड करो किससे, किसी भी 2 नंबर का एलसीएम ए और बी का सपोज, फिर मल्टीप्लाई बाई और 2 नंबर का एलसीएम और मल्टीप्लाई बाई जो 2 नंबर्स बचे उनका एलसीएम, यानी कि ए बी यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए सी. ठीक है. और एलसीएम ऑफ ए बी सी निकालने के लिए फिर से सिंपल तरीका है कि अगर 3 नंबर से ए बी से उनको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. उसका जो फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया है वही फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर दो. बस करना क्या है, जहाँ एलसीएम लगाया था वहाँ एचसीएफ आ जाएगा. क्यों? अच्छा, अगर यहाँ एलसीएम है तो यहाँ एचसीएफ और यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ एलसीएम है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है गाइज. तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है. तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं अपने ये वर्ड प्रॉब्लम जो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड है. चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी लिखी हुई है क्वेश्चन में. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ऊपर पास ये 2 बड़े टैंकर हैं किसके, मिल्क के कंटेनर हैं. एक के अंदर तो 504 लीटर्स मिल्क है और एक के अंदर 735 लीटर्स मिल्क है. ठीक है. इतना कहने के बाद उसने कहा है कि मुझे एक छोटा टैंकर चाहिए या फिर छोटा कंटेनर चाहिए किसका, मैक्सिमम कैपेसिटी का, जिससे मैं इन दोनों को ईजिली मेज़र कर सकूं. और कैसे मेज़र कर सकूं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब कि अगर 2 लीटर दूध है मेरे पास और अगर मुझे 1 लीटर के जो 1 लीटर का आता है उससे मेजर करना चाहूँ तो मैं एग्जैक्ट 2 नंबर ऑफ टाइम कर सकता हूँ. और ऐसे अगर मेरे पास 5 लीटर दूध है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ. मगर लेकिन 5 लीटर को अगर मैं 2 लीटर के कंटेनर से मेजर करना चाहूँगा तो मुझे 2.5 टाइम्स यानी कि 2 बार तो कंप्लीट हो जाएगा मगर एक का आधा रह जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरा मेजर करना है. ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन. तो उसके लिए क्या करेंगे यार, अगर दोनों को ही मेजर करना है दोनों ही कंटेनर के अंदर मिल के, ठीक है, तो क्या होना क्या चाहिए कि मतलब जितना मिल्क है और जितने लीटर का मैं कंटेनर ले रहा हूँ, मतलब जितनी भी कैपेसिटी का मैं कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है, और जितना मेरे पास मिल्क है, मिल्क का एक ना एक फैक्टर होना चाहिए क्या कि जो मेरा कंटेनर मतलब जो मैंने कंटेनर लिया है जो इसकी कैपेसिटी है. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जितना मिल्क है उसे मैं अपने कंटेनर की कैपेसिटी से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए. और इंटीजर कब मिलेगा भाई, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक इंटीजर मिलेगा. और इंटीजर कब मिलेगा, जो मेरा मिल्क है उसका एक फैक्टर हो जो मेरा नंबर आने वाला है. और ऐसे ही केस 735 के लिए भी होना चाहिए. ये भी क्या आना चाहिए एक भाई, ये भी क्या आना चाहिए एक इंटीजर. तो ऐसे केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एक कॉमन फैक्टर चाहिए होगा, यानी कि दोनों के अंदर कि दोनों को एक इससे मेजर करना है हमें, तो दोनों का एक ना एक कॉमन फैक्टर चाहिएगा. मगर कैसा भाई, कॉमन फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं 1 2 3 4, मगर लेकिन क्या चाहिए, ये मैक्सिमम कैपेसिटी का है ना, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यानी हमें ऐसा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर चाहिए दोनों के अंदर. तो अगर मैं मैक्सिमम कॉमन फैक्टर चाहिए तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. तो मुझे फाइंड क्या करना है, बेसिकली इनमें मुझे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है गाइज. तो चलिए ट्राई करते हैं. अपना सबसे पहले क्या करेंगे, 504 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, बनेगा 252 अगेन 2 से करेंगे, बनेगा 126 अगेन 2 63 2 21 सॉरी नॉट 2 3 3 7 एंड देन 7 1. और ऐसे अगर हम किसको करें 735 को तो बनेगा कितना 5 147 देन 3 49
देन 7 देन 7 एंड देन 7 एंड देन 1। ठीक है गाइज, अब इनका क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे। 504 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 7, और 735 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 या फिर 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिएगा HCF। HCF के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है, ओनली 3 है कॉमन, तो उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट के लोवेस्ट, लोवेस्ट, तो लोवेस्ट क्या है हमारा, यहाँ तो 3 है तो 3 का तो लोवेस्ट 1 है, इंटू 7 भी कॉमन है, मगर उसका भी हाई लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो 3 इंटू 7, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 21 लीटर होनी चाहिए इसकी कैपेसिटी, जो मुझे कंटेनर चाहिएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज ट्राई करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है, जो कि अगर हम ऐड करें 2497 के में, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाए किससे, 5, 6, 4 एंड 3 सभी से डिविजिबल हो जाए। तो अगर कोई नंबर सभी से डिविजिबल हो रहा है, तो यार कहीं ना कहीं उस नंबर के ये सभी के सभी फैक्टर्स होंगे, तभी तो वो डिविजिबल होगा। और अगर सभी में वो फैक्टर कॉमन है, मतलब उस नंबर में वो सभी फैक्टर्स हैं, मतलब इन नंबर के मल्टीपल, मतलब कि वो जो नंबर है इन सभी का कॉमन मल्टीपल होगा। क्योंकि अगर हम मल्टीपल्स निकालना शुरू करें तो कुछ नंबर के कॉमन मल्टीपल्स आते हैं, और वो कहीं दूर जाके, बहुत दूर जाके, जैसे अगर हम बात करें 5 के 10, 15, 20 ऐसे करते 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 चलेंगे। ऐसे 6 की बात करें 12, 18 ऐसे करते करते, ऐसी 4, 8, 12 करते करते 3 और 6, 9 ऐसे करते करते कुछ नंबर आएगा, जैसे 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, 60 ऐसे कुछ नंबर से जो सब में कॉमन आते जाएंगे। तो ऐसे एक नंबर तो बनने वाला है पक्के से बड़ा सा, जो कि इन सभी से डिवाइजिबल होगा, और इससे तो बड़ा होगा पक्के से, क्योंकि इसने कहा इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिस थोड़ा सा ही बड़ा होगा। ठीक है ना, और इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर इन सभी कॉमन मल्टीपल की बात करनी है तो इनके एलसीएम की टेबल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के टेबल में ही आएंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करके रख लेते हैं। तो 5 का, 6 का, 4 का और देन 3 का। सबसे पहले किससे करेंगे, अच्छा हमें किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 5 का करेंगे। 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 या ओनली 5 लिख लें। 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 और 3 को 3 लिखेंगे बस, या इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन सब का, इनका एलसीएम हो जाएगा कि हर एक नंबर की मैक्सिमम पावर उठा लो। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इंटू 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की 1 टाइम्स ही है ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ कितना आएगा, अच्छा 3 और 2 की है ना मैक्सिमम, 2 की मैक्सिमम पावर है 2, तो 2 स्क्वायर 4, तो इसे लिखें 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 5 60, यानी कि जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमें 60 मिल गया। अभी देखो जो इनके आगे वाले कॉमन मल्टीपल्स आने वाले हैं, वो जो हम 60 का इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, उसी के टेबल में आने वाले हैं। ये है ना प्रॉपर्टी, मतलब यार प्रॉपर्टी समझे, क्या समझे, याद रखने वाली बात समझो कुछ थोड़ी सी, मगर ऐसे ही होने वाला है। अच्छा आप ट्राई करके देखना घर पे आराम से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद इनके, फिर इनके धीरे धीरे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना, और फिर देखना जब भी कॉमन मल्टीपल्स निकल जाएंगे इनके, तो है ना इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल के टेबल में ही आएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर हम 60 टेबल पढ़ना शुरू करें तो हमें कहाँ जाके रुकना है, हमें वहाँ जाके रुकना है जहाँ पे 2497 से बड़ा हो और उसके सबसे पास हो। तो अगर इसमें 60 में अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे इसके अंदर 2520 मिलेगा हमें। ठीक है, और अगर हम 41 से करते हैं तब कितना मिलता है, तब हमें 2460 मिलता है, जो कि एब्सोल्युटली इससे तो छोटा है और ये इससे बड़ा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम होगा और ये इससे बड़ा भी है। तो मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड करने के लिए क्या चाहिएगा मुझे, कि इसमें से उस नंबर को माइनस कर दूँ तो मुझे पता लगेगा कि इसमें क्या ऐड करूँ कि मुझे नंबर ये मिल जाए, क्योंकि ये नंबर तो इससे डिविजिबल होगा ना, किससे, इन सभी से, क्योंकि डिविजिबल है 60 से और 60 डिविजिबल है इन सभी से। ठीक है गाइज, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 2520 माइनस 2497, यहाँ से आएगा 23। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर के अंदर अपना अगर 23 ऐड कर दूँ तो एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा
जो कि डिविजिबल है 5 से भी, 6 से भी, 4 से भी और 3 से भी। ठीक है गाइज, तो जैसा कि अभी आपने सबने देखा कि हम अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एक वर्ड आया था मैक्सिमम, और जैसे ही मैक्सिमम वर्ड आया था तो हम किसके ऊपर बात की थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर के बात, क्योंकि झाई वर्ड मैक्सिमम है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उनमें एक वर्ड जो है ना मैक्सिमम कॉमन है, कहीं मैक्सिमम, हाईएस्ट या लार्जेस्ट इस टाइप की बात होती है ना, हमें मोस्टली 95% केसेस में वहाँ पे हमें एचसीएफ की बात करनी होगी। और ऐसे ही अगर कहीं पे लीस्ट, मिनिमम ऐसे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं तो हमें वहाँ पे 95% केसेस में किसकी बात करनी होगी, एलसीएम की। ठीक है गाइज, तो अगर हम बात करें जैसे हमारे अगर 95% में अगर हमारे नंबर्स आ रहे हैं जैसे मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हमें 95% में एचसीएफ की बात करनी होगी। और अगर लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हमें 95% में कैसे नंबर्स की बात करनी होगी, किसकी, एचसीएफ की, एलसीएम की बात करनी होगी। तो गाइस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब अगर आप देखें तो है ना ज़्यादातर लगी जाएगी ज़्यादातर में, मगर लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं और हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए ही होते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन की वजह से हम अपना होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, मगर एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि रवि है और शिखा है, वो एक सर्कुलर फील्ड पे घूमते हैं, ठीक है, वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, और ऐसे अगर एक ने क्लॉकवाइज शुरू किया है चलना तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही चलेगा, या एक ने एंटी क्लॉकवाइज किया है दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, ठीक है। और अगर रवि 16 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहा है और शिखा 20 मिनट में कर रही है, तो इसने कहा है कि ये कितनी देर बाद फिर से वापस मिलेंगे एक ही पॉइंट पर, अगर बस शुरू में एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को अपना देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मगर लेकिन आप इसे घर पर ट्राई करिए, अगर किसी को नहीं आता तो सॉल्यूशन इसका हम अपने अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो गाइस हमने अपने फ्लो चार्ट सबसे जो पहला लेक्चर था, अपना पहला वीडियो था, उसके अंदर हमने समझाया था, मगर एक बार फिर से देख लेते हैं इसको जरा। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, रेशनल एंड देन इरेशनल, ठीक है। अब रेशनल किस तरह के होते हैं, हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, ठीक है गाइज, ये तो हम 9th में पढ़ी थी, मगर लेकिन 10th में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के तो होते ही हैं, मगर साथ साथ वे डेसिमल फॉर्म में तो लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हम रेशनल को किस तरीके से डिफाइन कर दिए, फ्रैक्शंस एंड देन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो गया, जिसका जो जहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 हुई है वो तो इंटीजर्स है, ठीक है, मगर लेकिन जहाँ क्यू की वैल्यू 1 नहीं हुई, फ्रैक्शंस में आ गए तो क्या होगा, ठीक है। तो यार फिर हमारी दो कैटेगरी बनती है वहाँ पर, पहले तो है टर्मिनेटिंग और दूसरी है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे अगर मैं क्या किसकी बात करूँ 2/5 की, तो इसका मतलब क्या है 0.1 लिखा हुआ है, ऐसे जो नंबर्स देख लिया तो कट के कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, या फिर जो चलते जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ अगर 10/3, उसकी वैल्यू क्या आती है 1.33333333, वो कहीं कट ही नहीं होता, वो है ना एंड तक चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो ऐसे नंबर्स या जो था ना टर्मिनेट यानी कहीं पे रुक जाएंगे या फिर चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स के अंडर आ जाएंगे हमारे। मगर लेकिन ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो रहे ना तो कहीं कट रहे और ना ही कहीं रिपीट हो रहे, जैसे अगर मैं बात करूँ किसी नंबर 1.01 001 0001 00001 ऐसे चलता जा रहा है। देखो जीरो भी इंक्रीज हो रही है और प्लेस के बाद में अलग अलग प्लेस के बाद में बना रहा है, तो ना तो ये कहीं कट रहा और ना ही ये नंबर क्या, ना ही तो कट रहा और ना ही कहीं पे रुक रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, मतलब ना ही रिपीट कर रहा है, सॉरी, ना ही तो ये कहीं पे रुक रहा और ना ही इसकी वैल्यूज़ कहीं रिपीट हो रही, तो ऐसे नंबर्स को तो हम इरेशनल नंबर कहेंगे। मगर लेकिन जैसे 0.5 0.25 ऐसे नंबर्स या फिर 1.333 ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट ही होते जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स किसके अंडर आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर। ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे अभी क्लास 10th के अंदर, यही पढ़ने वाले हम। उसके बाद है रेशनल नंबर को भी हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शंस एंड देन इंटीजर्स। फ्रैक्शन तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी 1/2 1/3 इसकी फॉर्म के, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के जो होते हैं। और इंटीजर्स भी क्या है, फ्रैक्शंस का ही पार्ट है, मगर लेकिन इसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना वो फिक्स हो गई क्या 1 के इक्वल, तो वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हमने किस दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, कैसे,
नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। अभी नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स पढ़े हैं हमने 1 2 3 4 5, उन्हीं के सामने माइनस साइन लगाते जाओ तो क्या नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। और इंटीजर्स के अंदर फिर जो दूसरी कैटेगरी होल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 0 एंड देन नेचुरल नंबर 0, तो अकेला वही 1 - 2 1 - 1 2 - 2 ऐसे कैटेगरीज को क्या सॉल्व करने के लिए जो हमने बनाया था। और क्या नेचुरल नंबर तो जब सबसे पहले हमने बनाया 1 2 3 4, ये काउंटिंग नंबर्स कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो चाहे तो हम इसे उल्टा ही पढ़ सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले तो हमारे नेचुरल नंबर है क्या 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, फिर इसके हमने अंदर इसी डब्बे में क्या डाल दिया 0 डालने के बाद क्या नंबर बन गया, एक नया सेट आ गया हमारे पास होल नंबर। अभी जो हमारे पास इन पॉजिटिव नंबर्स थे इन्हीं के सामने हमने नेगेटिव नंबर भी लगा दिए, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्हीं को भी मिला दिया तो एक नया डब्बा बन गया क्या, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमने 1/2 1/3 1/4 इस तरह की क्वांटिटीज़ डाल दी। ठीक है ना, तो एक नया डब्बा बन गया क्या, रेशनल नंबर। उसको हमने क्या कह दिया, क्यू P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकें, या फिर वो या तो रिपीटिंग नंबर होगा या फिर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। मगर लेकिन फिर हमने क्या करा, हमने कुछ नंबर ऐसे भी देखे जो ना तो कभी रिपीट हो रहे और ना ही कभी ख़त्म हो रहे। जैसे अगर मैं बात करूँ 1.1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2, ऐसे नंबर्स देखो नंबर ऑफ 1 इंक्रीज हो रहे हैं, और 2 है ना कहीं 2 प्लेस के बाद आ रहा है, कभी 3 1 के बाद आ रहा है, 4 1 के बाद आ रहा है। तो ना तो जो है ना इसकी वैल्यू कहीं ख़त्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हमने क्या कह दिया, इर्रेशनल नंबर। या फिर जो है ना रूट के अंडर आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे √2 √3 √5 √7, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मगर स्क्वायर रूट के अंदर है, वे भी कैसे हैं, रेशनल नंबर के अंदर। इन्हें भी हमने है ना रेशनल नंबर के साथ मिला दिया तो एक नया डब्बा मिल गया या फिर नया सेट मिल गया, वो क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो गाइस चलिए अपना लेक्चर करते हैं आज अपने यहीं ख़त्म, करते रहिए अपनी पढ़ाई। और हाँ, जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म, मगर लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।